हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 12th फिजिक्स 2024 का सेट 346 FY कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आपकी तैयारी के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो इसे आप जो है लास्ट तक देखें। पूरे पेपर का जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके हमें कमेंट में करके आप उसे अपनी क्वेरी को शांत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का क, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है। तो जब तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाएगा तो जो सूत्र होता है R बराबर रो एल अपान ए, इससे रो का मान जो है, रो प्रतिरोधकता है, यह पदार्थ का गुण होता है, तो पदार्थ का गुण अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन होगा इसमें से चौथा नंबर अपरिवर्तित। ख, √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण का मान है, क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या दिया है, n इक्वल्स टू दिया है √3, ए दिया है डेल्टा m के बराबर। n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, साइन ए अपान 2। ए की जगह पर अब चूंकि डेल्टा एम फाइंड करना है तो ए की जगह पर डेल्टा एम रखते हैं, तो ए प्लस डेल्टा एम हो गया 2 डेल्टा एम अपान 2, 2 से 2 कट गया, साइन डेल्टा एम आ गया और नीचे साइन डेल्टा एम अपान 2 आ गया। अब ये साइन 2a का फार्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये 2 साइन डेल्टा एम बाई 2 कास डेल्टा एम बाई 2 और नीचे है साइन डेल्टा एम बाई 2। साइन डेल्टा एम बाई 2 से ऊपर साइन डेल्टा एम बाई 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 कास डेल्टा एम बाई 2, यानी 2 कास डेल्टा एम बाई 2 बराबर हो गया √3। तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो कास डेल्टा एम बाई 2 बराबर √3 बाई 2 और कास ये कास जो है कितने की वैल्यू होती है, ये कास 30 की वैल्यू होती है √3 बाई 2। तो डेल्टा एम अपान 2 इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री, तो डेल्टा एम बराबर 60 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें थर्ड नंबर 60 डिग्री। √LC का मात्रक है जहां L प्रेरकत्व और C धारिता है। अब इसमें से आपको बताना है, तो आपने सूत्र पढ़ा है F बराबर 1/2 पाई √LC, तो 2 पाई √LC इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। 2 पाई ये बीमाहीन है, तो यहाँ पर 1/f, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया कि हर्ट्ज, यानी पर सेकेंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि इसका मात्रक हो गया सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया सेकेंड। इसी प्रकार देखिए घ, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो तब अन्य सेल के लिए देहली तरंगदैर्ध्य होगी। अब इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप नहीं बता सकते। तो देखिए वर्क फंक्शन W1 hc अपान लैम्डा नॉट होता है, दूसरे के लिए क्या होगा, W2 इक्वल्स टू n टाइम्स W1, पहले का n गुना है। अब W2 hc अपान लैम्डा नॉट डैश और n टाइम्स ये है आपका hc अपान लैम्डा नॉट, hc दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो लैम्डा नॉट डैश इक्वल्स टू लैम्डा नॉट अपान n, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा लैम्डा नॉट अपान n। दी गई अभिक्रिया नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें हम क्या देखेंगे कि बाएं तरफ एटॉमिक नंबर और दाएं तरफ एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, इसी प्रकार जो एटॉमिक मास है वो भी सेम होना चाहिए। तो नीचे है 2 और Z, तो Z+2 हो गया, Z+2 यहाँ पर है, यानी यहाँ पर आना चाहिए नीचे 0। ऊपर यहाँ पर 4 है और A है, तो 4 + A हुआ, A+3 दिया है तो ऊपर आएगा 1, यानी 0 और ऊपर आएगा 1, तो ये क्या होता है 0n1, यानी न्यूट्रॉन होगा, तो न्यूट्रॉन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। R प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इसके लिए भी आपको सूत्र है S इक्वल्स टू IG अपान I माइनस IG इंटू R, ये सूत्र होता है। तो IG का मान जो है कितना 10% है, तो I/10 हो गया।
और इसी तरह से यहाँ पर आई जी की जगह पर I/10 हो गया। अब नीचे वाले में I माइनस I/10 करेंगे तो ये 9I/10 होगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया, तो R/9 यानी S इक्वल्स टू R/9। तो इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 2 माने क्वेश्चन नंबर 1 का क ख ग घ अंग और च, ये ऑप्शंस क्वेश्चंस हो गए। इसी प्रकार ये पूरा पेपर है, इस पेपर को आप देखेंगे। दूसरे का क, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक और मात्रक सूक्ष्म तरंगे क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है सभी यहाँ पर देखिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से आप अच्छे अंक पाएं। देखिए पहला 1 का क चौथा ऑप्शन था, अपरिवर्तित हो गया। 1 का ख तीसरा ऑप्शन थर्ड। अब इसमें ऑप्शन लिख करके आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे 1 का क कौन सा ऑप्शन है और वो कौन ऑप्शन में जो सामने दिया गया है विकल्प उसको लिख देंगे। इसी तरह 1 ग का चौथा हो गया, 1 घ का ये न्यूट्रॉन हो गया और ये R/9 हो गया। तो इस तरह से एक पेज पर आप अगर सही करते हैं तो ये 6 नंबर आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी है और जो फिजिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पुराने पेपर के जो सॉल्यूशन होंगे, इसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरे का क, क्वेश्चन में दिया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर I इंटू A होता है, जहां I बराबर प्रवाहित धारा है और A कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे का ख में पूछा है कि सूक्ष्म तरंगों माने सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म तरंग किसे कहते हैं, अब ये पेपर में आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 का ख। तो सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। तो सूक्ष्म तरंगे क्या है, 10⁹ हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति को जो है सूक्ष्म तरंग कहते हैं और इसका उपयोग विमान संचालन, रडार प्रणाली में किया जाता है। दूसरे का ग है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य, यानी ध्रुवण कोण की परिभाषा लिखना है। तो वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात ध्रुवित हो जाता है, उस कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं और ये n बराबर होता है tan IP, जिसे ब्रूस्टर्स लॉ भी कहते हैं। 2 का घ, एक चित्र दिया गया है जिसमें कि पहला टर्मिनल यानी n टर्मिनल पर -5 भी है और प्लस पर -3 भी है। तो -5 और -3, तो -3 का मान जो है यानी P का मान जो है -3 पर है और n का विभव जो है -5 है, तो ये इससे अधिक हो गया। इसका मतलब हो गया कि यह Pn संधि जो है अग्र अभिनत में होगी, यानी P पॉजिटिव हो गया कंपैरेटिवली। दूसरे का अंग, 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो ये फार्मूला होता है L इक्वल्स टू N∅B/I। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। दूसरे का च है, धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व का परिमाण उस बिंदु के परितः लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है, जिसकी दिशा उस बिंदु पर धारा के अनुदिश होती है। तो इसे लिखते हैं J बराबर I/A। मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 यानी खंड स होगा, सी होगा और यह प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चालक के सिरे पर जो विभवांतर लगाते हैं तो त्वरण उत्पन्न होता है A बराबर F/m। F बराबर Q इंटू ई से स्मॉल e इंटू ई हो गया इलेक्ट्रॉन के आवेश के, और E वैद्युत क्षेत्र है अपान m, और E बराबर होता है V/L।
तो ये हो गया EV/ml। VD इक्वल्स टू ए टाउ होता है, तो VD इक्वल्स टू ए टाउ, ए की जगह पर पुट कर देंगे EV/ml, तो VD इक्वल्स टू EV/ml इंटू टाउ। ये हो गया अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। तीसरे का ख, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/p, और p का मान यहाँ पर होता है √2m के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पर h और k का मान समान है, इसलिए लिख सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/√m, तो यानी लैम्डा p/लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू √m अल्फा/mp। अल्फा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4mp/mp। mp कैंसिल हो गया, ऊपर 4 हुआ, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन और अल्फा में जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात है यह 2:1 होगा। तीसरे का ग, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है? जब किसी नाभिक का द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से कम होता है तो इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से दर्शाया जाता है, यानी डेल्टा एम बराबर जेड एमपी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू mn, ये एटॉमिक मास और ये एटॉमिक नंबर, इंटू mn मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, माइनस m यह नाभिक का द्रव्यमान हो गया। तो ये यहाँ पर डिटेल दिया गया है, m जो है इसका वास्तविक द्रव्यमान है। अब नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो नाभिक को बांध कर रखती है। इस ऊर्जा का स्तर भिन्न भिन्न नाभिकों में भिन्न भिन्न होता है। नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो आप इसे जो है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप ये फर्स्ट पार्ट या फिर इस सेकेंड पार्ट में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तीसरे का घ, दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। ये परिपथ है, तो 1.5 वोल्ट का जब यहाँ पे सप्लाई दिया गया है तो इसका मतलब है कि यह कुछ R के सिरे पर ड्रॉप होगा, विभव पतन होगा, और यहाँ पर दे रखा है कि इसके सिरे पर जो विभव पतन हो रहा है यह जो है 0.5 वोल्ट का हो रहा है। तो जो टोटल वोल्टेज है V बराबर VR प्लस VD, यानी R के सिरे पर प्लस डायोड के सिरे पर, तो 1.5 बराबर VR प्लस 0.5, तो VR बराबर हो गया 1 वोल्ट। अब R बराबर VR/I, V/I होगा, तो 1/I का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन में दिया था ना, 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर दिया है, मीन्स हो गया 5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर भेजेंगे तो 1 लिख करके 3 जीरो हो गया, बटा 5, इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 200 ओम। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध कितना है, 200 ओम। खंड द यानी सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होगा, ये 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क है कि विस्थापन धारा क्या है? 25 मिली हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 6.3 J वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर विस्थापन धारा का ये मान हो गया, ID बराबर ε0 d फाई अपान dt, और B बराबर होता है E/c, यहाँ पर मान रखेंगे तो 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला आ गया। विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा x अक्ष की दिशा है, E y अक्ष की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इन दोनों के लंबवत अर्थात z अक्ष की दिशा में होगा। चौथे का ख, चौथे के ख में परिपथ दिया गया है, यानी यहां पर ये कहा गया है कि C1 4 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 और
तो इस प्रश्न में दिया गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गया कि समांतर क्रम में C1 प्लस C2 ये दिया गया है 20 माइक्रोफैरड, और श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल्स टू हो गया 1/4.8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट अपान सम आता है टोटल। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल में ही है, तो ये C1 प्लस C2 अपान C1 C2 इक्वल्स टू 1/4.8। तो C1 C2 इक्वल्स टू हो गया 4.8 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू ऊपर दी गई है 20, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 96। तो C1 C2 इक्वल्स टू हो गया 96 माइक्रोफैरड। अब C1 माइनस C2 के लिए सूत्र होता है √C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 96, तो ये आ गया 400 माइनस 384 दैट इज √16 यानी 4 आ गया। तो C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1 में C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 20 है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो C1 आ गया 12 माइक्रोफैरड और C2 आ गया 8 माइक्रोफैरड। इन दोनों का रेशियो हो गया C1:C2 12/8, 4 से कट कर देंगे, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो 3:2 आ जाएगा इसका रेशियो। 4 का ग, दो समांतर और सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है ये बताना है। तो दो समांतर तारों के बीच लगने वाला जो बल है F/L इक्वल्स टू μ0/2 पाई I1I2/r न्यूटन पर मीटर होता है। तो जब दोनों तारों में समान दिशा में धारा बहती है तो तारों पर एक दूसरे में धारा के कारण लगने वाले बल की दिशा अंदर की ओर होती है, अतः तारों के बीच आकर्षण बल लगता है। और इसी प्रकार जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा बहती है तो दोनों तारों पर एक दूसरे में धारा के कारण लगने वाले जो बल की दिशा है वो बाहर की ओर होती है और तारों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। घ, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। तो अनुनादी परिपथ क्या होता है? जब किसी प्रत्यावर्ती LCR विद्युत परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात XL इक्वल्स टू XC, यानी प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात जो है वह धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है यह XL बराबर XC है। तो XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L इक्वल्स टू, ये हो गया 1/ओमेगा इंटू C, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/1/LC, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई FR। तो इस तरह से FR का मान हो गया यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति 1/2 पाई √1/LC। 4 का अंग है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 eV कार्यफलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 eV और 2.5 eV ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं K1 K2 हैं और उनके वेग क्रमशः V1 V2 हैं। तो K1 K2 और V1 V2 के मान ज्ञात करने हैं। तो K मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए सूत्र होता है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू माइनस ओमेगा, ये W जो कि कार्यफलन है, या h न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। अब K1 इक्वल्स टू h न्यू 1 माइनस W, h न्यू 1 ये 1 eV के फॉर्म में है, तो 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 eV आ गया। इसी तरह से K2 h न्यू 2 माइनस W, तो ये आ गया 2.5 माइनस 0.5 2 eV। तो K1 अपान K2 ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 5/20 आ गया, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे रेशियो मिल गया K1 अनुपात K2 इक्वल्स टू 1/4। सेकेंड, K मैक्स जो है 1/2 mv मैक्स के स्क्वायर के बराबर है, यानी K प्रोपोर्शनल V स्क्वायर हुआ। तो K1 अनुपात K2 बराबर हो जाएगा V1 अनुपात V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मान रखेंगे तो V1 अनुपात V2 बराबर हो गया √K1 अनुपात K2, और K1 अनुपात K2 का मान यहाँ से मिला 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी V1 अनुपात V2 हो गया 1/2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का क। 5 के क में पूछा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बलागुण का सूत्र स्थापित कीजिए और इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए
समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाला जो बल है, अब जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है कि इस तल में अंदर की ओर है और यहाँ पर एक आयताकार लूप है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो बल है, यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये हथेली के रूल से देखें तो ये बल ऊपर की तरफ लगेगा, इस पर जो है बल नीचे की तरफ, ये इस पर लगेगा बाहर की ओर और इस पर लगेगा अंदर की ओर। तो इस तरह से ये बल और ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। तो इस संलग्न चित्र के अनुसार भुजा AB पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है F1 बराबर IBL होगा, दिशा लंबवत ऊपर की ओर होगी। BC पर F2 बराबर IBL होगा, दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी। CD पर IBL होगा, दिशा लंबवत नीचे की ओर। DA पर IBL होगा, ये जो है F4 कह सकते हैं इसको, ये F4 है, दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। तो इस तरह से F1 और F3, F1 और F3 ये और ये बल ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। किंतु F2 और F4 यानी ये बल और ये बल ये दोनों जो है परिमाण में बराबर हैं, किंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग हैं, इसलिए एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और जब ये बल युग्म का निर्माण करते हैं तो बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल F2 या F4 में से कोई एक मान ले सकते हैं क्योंकि दोनों का मान बराबर है। तो ये हो जाएगा बल F2 IBL और दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको देखें तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी यह इस तरह से होगी B। ये दूरी जो है ये B है, लेकिन इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? B sin थीटा। तो ये B sin थीटा हो गया। अब I इंटू L इंटू B, L इंटू B को एक साथ रखेंगे तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल, तो IAB sin थीटा। अब यहाँ पर I इंटू A जो है यह चुंबकीय आघूर्ण होता है कुंडली का, तो इसलिए हो गया टाउ बराबर MB sin थीटा। या वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू, ये नीचे आ गया है, टाउ इक्वल्स टू आ जाएगा M क्रॉस B। 5 का ख, 5 के ख में फिगर दिया गया है, यहाँ ये 10 वोल्ट और ये I1 I और ये फिगर में दिखाया गया सब कुछ। इस परिपथ में कह रहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए जब स्विच S को जिस क्षण दबाते हैं और S को काफी देर तक दबाए रखते हैं। तो देखिए जब यहां पर S को जो है यानी S ये जो स्विच है इस स्विच को दबाते हैं तुरंत, तो जिस क्षण दबाते हैं इसमें स्वप्रेरण के कारण I2 जो है वो 0 होता है, यानी इसमें स्वप्रेरण के कारण धारा जो है उस समय शून्य होता है। तो I1 बराबर हो जाएगा I और ये हो जाएगा E अपान R के बराबर। E का मान है 10 और R का मान 5, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन जब S को काफी देर तक दबाते हैं माने दबाए रखते हैं, उस केस में क्या होगा कि जो L का प्रतिरोध होगा वह शून्य हो जाएगा, और जब L का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो शेष दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट होगा, यानी इसके सिरे पर भी 10 वोल्ट होगा और इसके सिरे पर भी 10 वोल्ट होगा। तो I1 बराबर E अपान R1 यानी 10/5 यानी 2 एम्पियर। तो I2 बराबर E अपान R2 10/10 1 एम्पियर। तो इस तरह से I बराबर हो गया I1 प्लस I2 यानी 2 + 1 दैट इज 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। इसके बाद इसका अथवा पार्ट है, ये भी न्यूमेरिकल है। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी बराबर, ये फिगर दिया गया है, 282 sin 100πt वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है, जो कि ये R' यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर बताना है कि स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, ये पेपर से आप देखेंगे। तो V बराबर 282 sin 100πt दिया गया है, तुलना करिए तो V बराबर V0 sin ωt, कंपेयर करने पर V0 का मान आया 282, ओमेगा बराबर 100π, 2πf बराबर 100π, तो इससे मिल गया F बराबर
50 हर्ट्ज। आर बराबर 2000, एल बराबर 40 बटा पाई हेनरी, सी बराबर 10 बटा पाई फेरेड। स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यानी वी आर एम एस बराबर वी नाट अपान √2 होता है। वी नाट का मान 282 है और यह है 1.41। तो इस 0.41 का ये दशमलव हटाई, ऊपर 2 जीरो आ गया, ये आसानी से कट जाएगा, ये कट कर 2 हो जाएगा, आगे 2 जीरो यानी 200 वोल्ट। परिपथ का प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल 100 पाई इंटू 40 बटा पाई, पाई कैंसिल, 100 गुणे 40 यानी 4000 ओम आ गया। एक्स सी बराबर 1 बटा ओमेगा सी, तो 1/100 पाई इंटू 10 अपान पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 1 जीरो इससे कटेगा, तो ये कटेगा नहीं, इंटू हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 1/1000 आ गया यानी 0.001 ओम आ गया। परिपथ में लगा कुल प्रतिरोध RT टोटल R प्लस R डैश, तो R का मान कितना आ गया 2000 और R डैश का मान भी दिया गया है 2000, इन टोटल हो गया 4000। तो इस तरह से परिपथ की प्रतिबाधा हो गई RT का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये 4000 का स्क्वायर प्लस 4000 माइनस 0.001, ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए 4000 का स्क्वायर प्लस 4000 का स्क्वायर यानी ये हो गया 4000√2 ओम। ये परिपथ का टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, यानी जिसे प्रतिबाधा कहते हैं। ग में दिया गया है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम क्या हैं, और ये परिपथ है, इस परिपथ से I1 I2 की वैल्यू निकालना है। तो विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम, जो कि बहुत चर्चित नियम है, सभी बच्चे जानते हैं, पढ़े हुए हैं। प्रथम नियम धारा का नियम कहा जाता है और इसे 60 में लिखेंगे आप। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी समेशन I = 0। द्वितीय नियम पास का नियम, या इसे लूप लॉ भी कहते हैं। तो किसी बंद परिपथ में प्रत्येक पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन IR बराबर समेशन E होता है। अगर ये इलुस्ट्रेशन भी पूछता है तब आपको परिपथ बना करके और फिर बताना पड़ेगा, लेकिन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इधर साथ में न्यूमेरिकल भी है, तो 1 नंबर इसके लिए और 2 नंबर न्यूमेरिकल के लिए है। इस परिपथ में देखिए, यहां मान लेते हैं कि धारा I1 है और यहाँ पे धारा I2 है, तो टोटल धारा इस परिपथ में होगी I1 प्लस I2। अब जो बंद लूप ABEFA है, इससे बनेगा क्या 4I1 प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस I2 और इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6I1 प्लस 2I2 बराबर 5। अब आप देखेंगे लूप BCDEB, इस लूप से देखिए अब क्या बनता है 6I2 माइनस 4I1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस परिपथ में कोई स्रोत विभव का नहीं है। तो 6I2 माइनस 4I1 बराबर 0 हो गया, तो इसे 2I1 बराबर 3I2 यानी 2 से भाग दिया गया, तो यहां पर I1 का मान आ गया 3/2I2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रख देंगे, तो 6 गुणे 3/2 इंटू I2 प्लस 2I2 बराबर 5। I2 फाइंड करना है, ये 2 3 6 3 3 9 9 2 11 11 I2 बराबर 5 हो गया, तो I2 बराबर हो गया 5/11 एम्पियर। यानी जो अमीटर है उस अमीटर का जो रीडिंग होगा ये हो गया 5/11 एम्पियर, या अमीटर का पाठ्यांक 5/11 एम्पियर। 5 का घ, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये ज्यादातर प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है। यहां पर इसमें पूछा गया है कि इसकी व्याख्या आपको ऐसे करनी है कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी पहला जो होगा ये सघन माध्यम होगा और दूसरा जो होगा वह विरल माध्यम होगा। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी, जो कि इसमें दूर हटते हुए दिखाया गया इस फिगर में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABA डैश, इसमें साइन I बराबर BA डैश अपान AA डैश V1T अपान AA डैश, इसमें V1 चाल है और इसमें V2 चाल है। इसी तरह से दूसरे वाले में साइन R बराबर V2T अपान AA डैश, अब साइन I अपान साइन R करेंगे तो V1 अपान V2 जो कि नियतांक है, V1 V2 भी नियत है। यही स्नेल का
नियम है। लेकिन यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1μ2 कहते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर v1 अपान v2 यानी 1μ2। लेकिन प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, इसलिए सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा यह 1μ2 न कह करके हम कहेंगे अब क्या 2μ1, तो ये हो जाएगा v2 अपान v1। इसके बाद 5 का अंग है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये दिया गया है। इस फिगर में ये 45 डिग्री है, तो ये कोण मान लेते हैं कि ये r है। तो जब ये r है और ये लंब है, तो यहाँ का इधर का कोण और इधर का कोण 90 डिग्री होगा, तो ये अंदर वाला जो कोण होगा यह कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस r, और ये बाहर का जो कोण है ये हो गया 90। अब AB से AB सतह से अपवर्तन दिखाएंगे, तो जो स्नेल का नियम है इस नियम के अनुसार हो गया n बराबर साइन 45 अपान साइन r, और साइन 45 का मान हो गया 1 अपान रूट 2 इंटू नीचे साइन r, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब AC सतह से जब लगाएंगे तो अब ये सघन माध्यम से विरल में जा रही है, तो रिवर्स हो जाएगा नहीं 1/n, तो 1/n बराबर साइन 90 माइनस r बटा साइन 90। तो साइन 90 माइनस r ये कास r हो गया और ये 1 हो गया, यानी समीकरण 1 और 2 n और 1/n है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी n कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1 अपान रूट 2 साइन r इंटू कास r अपान 1, यानी 1 इज इक्वल्स टू 1 अपान रूट 2 1 अपान ये tan r हो गया। तो जब ये tan r हो गया तो tan r बराबर 1 अपान रूट 2, इससे अगर हम फिगर बना दें त्रिकोणमिति वाला, तो tan थीटा बराबर होता है p बाई b, तो इससे √3 मिल जाएगा। अब इस समीकरण से आपको मिल जाएगा साइन r बराबर 1/√3 1 अपान √3 साइन थीटा बराबर p बाई h से। अब ये साइन r का मान जो है यहाँ पर पुट कर देंगे तो n का मान निकल जाएगा, तो n बराबर हो गया 1 अपान रूट 2 साइन r, मान रखेंगे तो यह जाएगा √3/2, यानी इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है यह √3/2 है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 नंबर का क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका चर्चित क्वेश्चन शुरू में ही आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बार आप E1 निकालेंगे जो कि बाहर की ओर है, और E2 निकालेंगे जो कि इस आवेश की तरफ है, और ये दोनों जो है ये देख रहे हैं कि थीटा कोण पर कार्यरत है, तो इसलिए जो है इसके कंपोनेंट करेंगे। इसका कंपोनेंट करेंगे तो एक अप होगा, एक एक्स दिशा में होगा, तो इस तरह से जब घटक में वियोजित करेंगे तो जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे को कट कर देंगे, तो जो बचेगा वह एक्स दिशा वाला बचेगा, एक्स दिशा वाला यानी E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा यानी 2E1 कास थीटा। तो 2 और E1 की वैल्यू हो गई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर की जगह पर हो गया ये √r² प्लस l², और ये कास थीटा का मान l अपान √r² प्लस l², सिंप्लीफाई करने पर ये पूरा आ गया। Q इंटू 2l जो है P होता है, इसलिए E इक्वल्स टू हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r² प्लस l² पावर 3/2। अगर हम यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगा दें तो r² इज मच ग्रेटर देन l² है, तो ये वैल्यू हो गई E इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r³, और इसकी जो दिशा होगी प्लस Q से माइनस Q की ओर होगी। 6 का अथवा पार्ट है, अथवा पार्ट में पूछा है स्थिर विद्युतिकी में गास का प्रमेय जो कि आपने पढ़ा हुआ है, फाई इक्वल्स टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके आधार पर आपको बताना है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये आप फाइंड कर देंगे, और E का मान आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पहले पूछा है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, तो ये शर्तें हैं, इन शर्तों में से आप कोई 3 या 4 लिख सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल पार्ट है, I1 और I1 I2 दिया है, I1 I के बराबर है और I2 जो है 4I के बराबर है। कला संबद्ध अगर स्रोत है तो I मैक्सिमम जो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 होगा, इसे मान रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9I। और जब कला असंबद्ध स्रोत होगा तो इस केस में I1 प्लस I2 होगा, I प्लस 4I तो 5I हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया ये 7 का पहला पार्ट।
7 का अथवा पार्ट जो है वह न्यूमेरिकल पार्ट है, जिसमें फिगर दिया गया है कि ये दो लेंस है जो उनकी फोकस दूरियां बराबर हैं और यह एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यह रखा गया है इसका ऑब्जेक्ट। अब जो है उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, f1 20 है, u1 का मान f1 10 सेंटीमीटर दिया गया है, u1 -20 हो गया, तो v1 कितना हो जाएगा, सूत्र लगाइए 1/f1 = 1/v1 - 1/u1। तो इससे जो है v1 की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब v1 बराबर 20 सेंटीमीटर मिला, यानी इसके आगे 20 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा और यह इमेज जो है इस अवतल के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो f2 का मान कितना है, माइनस, क्योंकि अवतल है। u2 का मान इसके पहले 10 सेंटीमीटर पे बना है तो -10 सेंटीमीटर हो गया। v2 का मान कितना हुआ, अब v2 का मान आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी पूछा है तो ये टोटल 30 है और इसका जो प्रतिबिंब बना है ये 5 सेंटीमीटर पे बना है, तो टोटल दूरी हो गई बीच की 25 सेंटीमीटर। फिर पूछा है कि दोनों लेंसों को संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो P1 + P2। अब दोनों की क्षमताएं जो है 1/f1 + 1/f2। तो इस तरह से अगर हम पावर में रखें तो 100/f रखते हैं सेंटीमीटर में, तो 100/10 100/10 ये हो गया 0 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना है और इसमें आप जानते हैं कि ये तीनों परिकल्पनाएं इसकी लिखी जाती हैं और इसी के साथ जो है पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए बंधन ऊर्जा कितनी होती है, तो ये होती है 13.6 eV। कोणीय संवेग mvr NH/2 पाई होता है। कुल ऊर्जा E बराबर -RHc/n² -13.6 eV होता है। इसका अथवा पाठ है। इस अथवा पाठ में नाभिकीय विखंडन की परिभाषा और उदाहरण है, नाभिकीय संलयन और उदाहरण है। लास्ट पार्ट में पूछा है कि दोनों घटनाओं में ऊर्जा कहाँ से निकलती है, तो दोनों घटनाओं में जो द्रव्यमान क्षति होती है वही आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी जो E बराबर Δmc² होता है उसके अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, N टाइप और P टाइप अर्धचालक में अंतर, ये अंतर लिखना है। तो इसमें ये जो आप कम से कम 3 अंतर लिखेंगे। इसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन में पूछा है कि दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। तो इसके लिए N टाइप के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, होलों की संख्या NH और धनात्मक दाता आयनों की संख्या Nd हो तो ग्राही Ne बराबर NH + Nd होता है। अतः N टाइप अर्धचालक विद्युत उदासीन होता है। इसी तरह से P टाइप के लिए भी है। इसका सेकंड पार्ट है, ये भी इसी से संबंधित है। तो ये सर्किट बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि पीएन संधि के अग्र अभिनत और पश्च अभिनत अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए, दोनों दशाओं में धारा के उत्पन्न होने का कारण और दिशा बताइए। तो इसमें क्या होता है, अग्र अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है और विभव प्राचीर घट जाता है, इसलिए नेट धारा जो है मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण उत्पन्न होती है और दिशा होती है P से N की ओर। लेकिन पश्च दिशिक में यानी पश्च अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है और विभव प्राचीर बढ़ जाता है। अतः संधि पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक के अपवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है, किंतु इसका मान बहुत कम होता है। लेकिन जब संधि पर भंजन होता है तब अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है और धारा N से P की ओर होती है। और इसका जो है ये अग्र दिशिक और पश्च दिशिक का ग्राफ है। वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।